हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहां भी होंगे जबरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को पहले भारतेंदु युग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देंगे। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। 8वीं क्लास से लेकर के ISPCS तक के एग्जाम के लिए ये क्लास आपका है। तो चलिए देखते हैं आपका भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के नामकरण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वह 8वीं क्लास के हों, चाहे ISPCS के हों, चाहे TGT PGT के हों। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे कोई आपका वनडे एग्जाम जैसे कि UPP लेखपाल है ना, इन सभी में। तो नामकरण से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर मैंने डिटेल में रख रखा है ना। भारतेंदु युग के बहुत सारे नाम हैं, है ना। पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है, लेकिन पुनर्जागरण काल नाम किसने दिया है? डॉक्टर नगेंद्र ने नाम दिया है। भारतेंदु युग को नवजागरण काल के नाम से भी जाना जाता है, और नवजागरण काल नाम किसने दिया है? रामविलास शर्मा जी ने दिया है। भारतेंदु युग को प्रथम उत्थान काल के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। और भारतेंदु युग को निबंध समीक्षा काल के नाम से भी जाना जाता है, और ये निबंध समीक्षा काल नाम किसने दिया है? पृथ्वीनाथ कमलकुल श्रेष्ठ जी ने दिया है। भारतेंदु युग को वर्तमान काल के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम किसने दिया है? मिश्र बंधु ने दिया है। भारतेंदु युग को आपका नाटक काल या राजभक्ति युग के नाम से भी जाना जाता है, और यह नाम सुमन राजे ने दिया है। भारतेंदु युग को भारतेंदु काल के नाम से दो लोगों ने संबोधित किया है। भारतेंदु युग को भारतेंदु काल के नाम से दो लोगों ने संबोधित किया है। वो दोनों नाम है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और केसरी नारायण शुक्ल। तो इस नामकरण से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं साथियों, वो आपके यही रहे, और आशा और उम्मीद है कि आप लोग नामकरण से संबंधित ये चीज़ों को नोट भी करेंगे और इसको याद भी करेंगे, है ना। TGT PGT में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में आपका जब भारतेंदु युग रहता है तो वहाँ पर भी नामकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, भारतेंदु युग की समय सीमा को देखेंगे। भारतेंदु युग की समय सीमा अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग बताई गई है। इस चीज पर थोड़ा सा गौर करना है। समय सीमा, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या रही है? भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक माना जाता है, और ये किसके द्वारा माना जाता है? डॉक्टर नगेंद्र और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ये समय माना है। 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, है ना। 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक किसने माना है? तो रामविलास शर्मा और नागरी प्रचारी सभा के द्वारा माना गया है। 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। 1868 से 1903 तक किसने माना है? सुमन राजे ने माना है। 1868 से 1910 ईस्वी तक किसने माना है? केसरी नारायण शुक्ल जी ने माना है ना। तो ये वाला भी आपको याद रखना है, अगर कुछ नहीं याद रहता है तो रामचंद्र शुक्ल जी वाला। और आपका ये रामविलास शर्मा और नागरी प्रचारी सभा, और ये 1850 से 1900 तक डॉक्टर नगेंद्र और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ये तीनों तो आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा, है ना। अब बढ़ते हैं आगे। भारतेंदु युग की विशेषता से संबंधित कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी होता है। भारतेंदु युग की विशेषता पूछी जाती है ना। भारतेंदु युग की विशेषता क्या रही है? भारतेंदु युग की विशेषता ये रही है कि इस भारतेंदु युग में देशभक्ति की भावना का प्रकटन हुआ था, अर्थात राष्ट्रीयता की भावना जागी थी। दूसरा पॉइंट है दबी हुई राष्ट्रीयता थी, है ना। दबी हुई राष्ट्रीयता थी, राष्ट्रीयता तो थी लेकिन कैसी राष्ट्रीयता थी? दबी हुई राष्ट्रीयता थी। और ये दबी हुई राष्ट्रीयता शब्द नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति पर ध्यान दिया गया था, ये भी भारतेंदु युग की विशेषता है। भारतेंदु युग में भारतेंदु युग में गद्य में खड़ी बोली की प्रमुखता थी।
अर्थात भारतेंदु युग में खड़ी बोली में गद्य लिखा जाता था। भारतेंदु युग में जो गद्य लिखे गए वो खड़ी बोली में लिखे गए, खड़ी बोली की ही प्रमुखता रही है। तो गद्य में खड़ी बोली की प्रमुखता भारतेंदु युग की विशेषता रही है। भारतेंदु युग में प्रकृति का चित्रण हुआ करता था, ये भी आपका भारतेंदु युग की विशेषता है। भारतेंदु युग में हास्य व्यंग की भी प्रमुखता रही है, ये भी आपकी क्या है, भारतेंदु युग की विशेषता है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, है ना, आप लोग लास्ट तक इसको देखिएगा और लास्ट में एक कमेंट करके बताइएगा कि आगे क्लास हम जारी रखें या फिर यहीं पर रोक दें। अब आगे है भारतेंदु युग के कवियों का क्रम। तो देखिए साथियों, भारतेंदु युग के कवियों का क्रम क्या रहा है। भारतेंदु युग के कवियों के क्रम में सबसे पहले आते हैं, भारतेंदु युग के कवि माने जाते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो कि 1823 में जन्मे थे। राजा लक्ष्मण सिंह 1826, बालकृष्ण भट्ट 1844, बाबू तोताराम 1847, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850, लाला श्रीनिवास दास 1850, है ना, राधा चरण गोस्वामी 1859। इनको बाद में आप लिखिएगा, राधा चरण गोस्वामी को, है ना, राधा चरण गोस्वामी को आप एक काम करिएगा, बाद में लिखिएगा, अभी, है ना। उसके बाद आते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, फिर आते हैं प्रताप नारायण मिश्र, है ना, जो कि 1856 में जिनका जन्म हुआ है। ठाकुर जगमोहन सिंह 1857, ठाकुर जगमोहन सिंह 1857। उसके बाद आपके आते हैं अंबिका दत्त व्यास, जो कि 1858 में, देवकी नंदन खत्री 1861 में, फिर आते हैं किशोरी लाल गोस्वामी 1865 में, राधा कृष्ण दास 1865 में, है ना। तो ये आपके 14 कवि हैं जो कि आपके भारतेंदु युग के हैं। तो इनका एक क्रम रहा है और उनका जन्म वर्ष मैंने दिखा दिया है, मृत्यु वर्ष भी आगे लिखा हुआ है। अब आगे क्या है, भारतेंदु मंडल के कवि हैं, भारतेंदु मंडल के कवि। अब देखिए भारतेंदु मंडल के कवियों को अगर थोड़ा सा ध्यान में यहाँ पर दे दें हम ना, है ना, तो भारतेंदु मंडल के कवि कौन कौन आएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र से आगे को आपको देखना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र आएंगे पहली बात, है ना, कौन आएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र आ जाएंगे ये। फिर लाला श्रीनिवास दास नहीं आएंगे, फिर राधा चरण गोस्वामी आ जाएंगे, है ना, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, देवकी नंदन खत्री नहीं आएंगे, किशोरी लाल गोस्वामी नहीं आएंगे, राधा कृष्ण दास ये आ जाते हैं, है ना। तो भारतेंदु मंडल के जो कवि हैं वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र से आगे वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए भारतेंदु मंडल के कवि कौन कौन से हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं जो कि 1850 में पैदा हुए, राधा चरण गोस्वामी हैं जो कि 1859 में पैदा हुए थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है जो कि 1855 में, प्रताप नारायण मिश्र 56 में, ठाकुर जगमोहन सिंह 57 में पैदा हुए थे, अंबिका दत्त व्यास आपका 58 में पैदा हुए थे, है ना, राधा कृष्ण दास 1865 में पैदा हुए थे, है ना, नवनीत लाल चतुर्वेदी, है ना, नवनीत लाल चतुर्वेदी को देखिए थोड़ा सा जानते रहिएगा। नवनीत लाल चतुर्वेदी को कुछ विद्वान भारतेंदु युग का कवि मानते, मतलब भारतेंदु मंडल का कवि मानते हैं, कुछ लोग भारतेंदु मंडल का कवि नहीं मानते हैं। तो आप लोग एक काम करिएगा, ये भारतेंदु मंडल के जो कवि हैं, है ना, इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भारतेंदु मंडल के कवि नवनीत लाल चतुर्वेदी नहीं याद रहेंगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन इन सातों को याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, जन्म मृत्यु पूरा नाम, पिता का नाम, उपनाम, गुरु कौन थे, अंग्रेजी के गुरु कौन थे, उर्दू के गुरु कौन थे, उनकी प्रेमिका का नाम क्या था। तो ये सारी चीज़ें आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, नाटक क्या है ना, और काव्य क्या है, उपन्यास कौन सा है, सारी चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, 8वीं क्लास से लेकर के ISPCS तक आप लोग चाहे जहाँ आप तैयारी कर रहे हैं आप इसको देख सकते हैं, है ना। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में अच्छे से हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ है, 9 सितंबर 1950 को जन्म होता है। मृत्यु 6 जनवरी 1985 को इनका मृत्यु हो जाता है।
अब देखिए साथियों, यहाँ पर एक गलती हो गया है ना, 1900 हो गया, लेकिन ये 1900 नहीं 1800 होना चाहिए, है ना। ये क्या रहना चाहिए, 1800 रहना चाहिए। मैंने ही नोट्स बनाया है, मुझसे गलती हुई है, अभी मैं जा करके अपने नोट्स में भी सुधार करूंगा, है ना। तो 1950 नहीं है, 1850 लिखना है ना। और ये 1985 नहीं 1885 है आपका, है ना। इनका मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम हरिश्चंद्र है। भारतेंदु तो इनको उपाधि मिली है, इनको भारतेंदु क्या है, उपाधि मिली है ना। तो 1980 में शायद मिली है, 1980 में इनको भारतेंदु उपाधि मिली है, आगे दिया गया है। इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम है गोपाल चंद्र गिरधर दास, इनके पिता का नाम है। इनका उपनाम क्या था, इनका उपनाम रसा था, रसा नाम से उर्दू में ये रचनाएं किया करते थे। हिंदी के गुरु इनके कौन है, पंडित ईश्वर दत्त हैं। अंग्रेजी के गुरु इनके कौन है, वही राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, है ना, शिव प्रसाद जी हैं, जिनको राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के नाम से जाना जाता है ना। लेकिन ये अंग्रेजी के अंग्रेजों के पक्षधर थे, है ना। और लेकिन अंग्रेजी इन्होंने, भारतेंदु जी ने इन्हीं से सीखी है। उर्दू के गुरु कौन है, मौलवी ताजमुली हैं। इनकी प्रेमिका का नाम क्या था, मालविका था, माधवी था। इनकी प्रेमिका का नाम मालविका और माधवी है ना। इनकी रचनाओं में मालविका और माधवी नाम आता है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1878 ईस्वी में शिव प्रसाद को, जो शिव प्रसाद भारतेंदु जी के अंग्रेजी के गुरु हैं, शिव प्रसाद को अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि दी, है ना। और तब से शिव प्रसाद का नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद नाम पड़ गया था। अंग्रेजों ने इनको सितारे हिंद की उपाधि दी। और इसी के विरोध में साहित्यकारों ने 1880 में हरिश्चंद्र जी को, साहित्यकारों ने भारतेंदु की उपाधि दी और इनका पूरा नाम हो गया भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। ये 78, 2 साल बाद 80, 2 साल बाद 80 में भारतेंदु जी को, सॉरी हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि मिल गई, साहित्यकारों ने दिया, तब उस समय के जो साहित्यकार लोग थे। अब आगे है भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख विधाएं, किस किस क्षेत्र में इन्होंने लेखनी चलाई है। तो इनकी 3 पत्रिकाएं हैं, इनके 8 अनुदित और 9 मौलिक नाटक हैं। इनके 3 उपन्यास हैं, आत्मकथा है, निबंध संग्रह है, काव्य लिखे हैं। विशेष तथ्य में हम कुछ बातें देखेंगे, महत्वपूर्ण पंक्तियां देखेंगे, यानी इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे, है ना। इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे, है ना। विशेष तथ्य भी देखेंगे अंत में, महत्वपूर्ण पंक्तियां, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां भी इनकी हैं, जो कि लोगों के क्या नाम है, जुबान पर रहती हैं, जैसे तरन तरुजा तरतमाल तरुअर बहुछाय, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही ये पंक्ति है ना। तो इनकी पत्रिका को पहले देखेंगे, है ना। इनकी पत्रिका क्या रही है, तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 पत्रिकाएं निकाली हैं। यहाँ पर लिखा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने समाज को जागरूक करने के लिए कुछ पत्र पत्रिकाएं निकाली, जो इस प्रकार हैं। कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा पत्रिका इनकी निकली थी 1868 में। 1868 में कवि वचन सुधा पत्रिका निकाले थे। ये पत्रिका मासिक भी थी, पाक्षिक भी थी, साप्ताहिक भी थी। मासिक मतलब 30 दिन में निकलती थी, पाक्षिक मतलब 15 दिन में निकलती थी, साप्ताहिक मतलब 7 दिन में भी निकलती थी, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 में कवि वचन सुधा पत्रिका को निकाला था और 1873 में हरिश्चंद्र मैगनीज नाम से पत्रिका निकाले। 1873 में इन्होंने निकाला। 8 अंक के प्रकाशन के बाद 9वें अंक से इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका पड़ गया था। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हरिश्चंद्र मैगनीज का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कब पड़ा, 9वें अंक से, है ना। और अब देखते हैं, इनकी तीसरी पत्रिका थी बालाबोधनी। इनकी तीसरी पत्रिका क्या थी, बालाबोधनी, जो कि 1874 में, ये 1873 में, 1874 में, कवि वचन सुधा 1868 में। वर्ष भी इंपॉर्टेंट है ना। बालाबोधनी से संबंधित ये जो पॉइंट दिया गया है बहुत महत्वपूर्ण है। बालाबोधनी इनकी जो पत्रिका थी, ये महिलाओं के लिए थी और ये मासिक पत्रिका हुआ करती थी, है ना। पत्रिकाओं में इनको, इनकी 3 पत्रिकाएं हैं, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज, बालाबोधनी। इनका वर्ष आपका इंपॉर्टेंट है और बालाबोधनी में आपका महिलाओं के लिए जो शब्द लिखा गया है ये आपका महत्वपूर्ण है। इनके नाटक क्या हैं, इन्होंने अनुदित मतलब
जो पहले से नाटक संस्कृत वगैरह में कहीं कहीं थे, उन नाटकों का अनुवाद किया, तो वो अनुदित नाटक कहलाए। और इन्होंने 9 मौलिक नाटक भी लिखे हैं। तो इनके जो नाटक हैं 2 कैटेगरी में बांटे जाते हैं। एक होता है अनुदित नाटक, जो कि जिनकी संख्या 8 है। और ये कौन कौन सा है ना? इनका अनुदित नाटक है विद्या सुंदर, है ना, जो चौर पंचाशिका से अनुवादित है। चौर पंचाशिका का अनुवाद है। इनका दूसरा नाटक है अनुदित नाटक, इनका रत्नावली है, जो रत्नावली का अनुवाद है। पाखंड विडंबन इनका नाटक है, जो कि प्रबोध चंद्रोदय अनुवाद का अनुवाद है ना। धनंजय विजय इनका अनुदित नाटक है। कर्पूर मंजरी इनका अनुदित नाटक है। भारत जननी इनका अनुदित नाटक है। मुद्रा राक्षस भी इनका अनुदित नाटक है। और दुर्लभ बंधु भी इनका अनुदित नाटक है। और ये आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है दुर्लभ बंधु के नाम से। मुद्रा राक्षस का भी इन्होंने अनुवाद किया है ना। मुद्रा राक्षस आप जानते होंगे, विशाख दत्त की रचना है ना। तो उसका भी हिंदी में अनुवाद किया है मुद्रा राक्षस के नाम से, है ना। तो ये इनके 8 जो अनुदित नाटक हैं बड़े ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, जिसमें से भारत जननी इम्पोर्टेंट है ना। विद्या सुंदर ये इम्पोर्टेंट है, लगभग लगभग सब इम्पोर्टेंट है ना। तो सब पर अपना ध्यान जमाए रखिएगा, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इनसे कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है ना। इनके 9 मौलिक नाटक हैं, और जो 9 इनके मौलिक नाटक हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। इनका पहला मौलिक नाटक है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, जो कि 1873 में लिखे थे, जो पशु बलि प्रथा पर व्यंग करते हुए इन्होंने लिखा है। इनका मौलिक नाटक है सत्य हरिश्चंद्र 1875 में। प्रेम योगिनी, है ना, 1875 में ये भी लिखे हैं। प्रेम योगिनी में क्या है, तीर्थ स्थलों पर होने वाले दुराचरण का इसमें वर्णन किया गया है। श्री चंद्रावली इनका एक नाटक है, जो कि नाटिका के रूप में जाना जाता है। श्री चंद्रावली नाटिका 1876 ईस्वी में। इसमें प्रेम एवं भक्ति का वर्णन किया गया है। विशस्य विस्मौषधम, जो कि 1876 ईस्वी में लिखा गया था। देसी राजा की दुर्दशा, उस समय भारत जब गुलाम था, तो उस समय देसी राजा जो थे उनकी दुर्दशा जो थी, उसी का वर्णन विशस्य विस्मौषधम में किया गया है। भारत दुर्दशा 1876 में लिखा है। उस समय अंग्रेजों के अधीन भारत था, और अंग्रेजी शासन में भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन भारत दुर्दशा में किया गया है। उसके बाद नील देवी नाटक इनका एक मौलिक नाटक है, जो कि 1881 में लिखा गया। पंजाब के शासक पर मुस्लिमों के आक्रमण का वर्णन किया गया है इसमें। अंधेर नगरी 1881 में ये भी आया था। सती प्रताप आया था, अधूरा था ये, सती प्रताप अधूरा था। और सती प्रताप जो अधूरा है, इसको राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। ये इनके मौसेरे भाई थे, राधा कृष्ण दास, है ना, और भारतेंदु हरिश्चंद्र दोनों एक दूसरे के फुफेरे या मौसेरे ऐसे कुछ है ना, भाई थे, है ना, रिश्तेदार दोनों थे। फुफेरे भाई, मौसेरे भाई, ऐसे कुछ थे, है ना। हाँ, तो अब आगे देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के उपन्यास को। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक और अनुदित नाटक हो चुके। अब इनके जो उपन्यास हैं, 3 ही उपन्यास है जो कि छोड़ने लायक नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के 3 उपन्यास हैं। लीलावती सावित्री चरण एक है, सॉरी चरित्र, लीलावती सावित्री चरित्र एक इनका उपन्यास है। दूसरा है चंद्र प्रभा, तीसरा है पूर्ण प्रकाश, है ना। लीलावती सावित्री चरित्र, चंद्र प्रभा और पूर्ण प्रकाश, ये इनके क्या हैं, उपन्यास हैं। इन्होंने आत्मकथा लिखी है ना, आत्मकथा लिखी है। क्या है आत्मकथा? इनकी आत्मकथा है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, मतलब कुछ अपने पर बीती और कुछ जग बीती। जग में जो लोग, संसार में जो लोग हैं उन पर जो बीती है, उन सभी बातों का वर्णन किए हैं। और ये अधूरा है। इनकी जो आत्मकथा है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, यह अधूरा है। और ब्रज रत्न दास ने इसे आत्मकथा नहीं माना है, बल्कि ब्रज रत्न दास ने इसको उपन्यास माना है।
तो केवल ब्रज रत्न दास ने उपन्यास माना है ये। अगर ब्रज रत्न दास के अनुसार पूछा जाएगा कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती क्या है, तो ब्रज रत्न दास के अनुसार तो ये उपन्यास है, लेकिन अन्य लोगों के अनुसार ये क्या है, आत्मकथा है ना। इनका निबंध संग्रह क्या रहा है, तो निबंध संग्रह में आपको 4 याद रखना है इनका निबंध संग्रह। एक कश्मीर कुसुम है, बादशाह दर्पण है, सूर्योदय है, सबे जाति गोपाल की, है ना। तो 4 है, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, सूर्योदय, सबे जाति गोपाल की। आगे इनका काव्य एवं काव्य संग्रह है, काव्य एवं काव्य संग्रह है। तो बहुत लंबी लाइन यहाँ पर है साथियों, है ना, बहुत लंबी लिस्ट है ना। आप लोग घबराइएगा मत, है ना। और आसान है, पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सब चीज़ें आसान हो जाएंगी, नहीं पढ़ेंगे तब तो कठिन होता ही जाएगा, है ना। इनके काव्य एवं काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? प्रेम मालिका मालिका है, प्रेम सरोवर है, प्रेम माधुरी है, प्रेम तरंग है, प्रेम प्रलाप है ना। और प्रेम फुलवारी भी इनका है ना, प्रेम फुलवारी भी इनका है। आगे मिलेगा अभी प्रेम फुलवारी भी, है ना। तो ये प्रेम वाला तो हो गया। अब आगे है उत्तरार्ध भक्तमाल, गीत गोविंदानंद। गीत गोविंदानंद ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है। वर्षा विनोद है, जिसे लावनी छंद में लिखा गया है ना। और आपका क्या है, विनय प्रेम पचासा है, फूलों का गुच्छा है। फूलों का गुच्छा जो है ना, ये खड़ी बोली में लिखा गया है। देवी छद्म लीला है, रानी छद्म लीला है, मुंह दिखावनी है। उर्दू स्यापा है, उर्दू स्यापा, इसे स्यापा शैली में लिखा गया है। प्रातः समीरन है, ये प्यार छंद में लिखा गया है। बकरी विलाप है, दशरथ विलाप है। दशरथ विलाप ये भी आपका खड़ी बोली में लिखा गया है। अभी खड़ी बोली में आप लोगों को एक और बताया गया ना, है ना, फूलों का गुच्छा, वो भी क्या था, खड़ी बोली में लिखा गया था। आगे है भारत शिक्षा। भारत शिक्षा ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य है ना। आगे देखते हैं निवेदन पंचक, वेणु गीत, निवेदन पंचक है, वेणु गीत है, बंदर सभा, इसे पैरोडी छंद में लिखा गया है। विजय वल्लरी है, नए जमाने की मुकरी है, रिपनाष्टक है, विजयनी विजय पताका है, प्रेम फुलवारी है ना। प्रेम फुलवारी देखिए, अभी मैंने कहा था ना, वहाँ लिखवाया है कि प्रेम से जो आप लोग लिखे थे, कहा था प्रेम फुलवारी भी है, प्रेम फुलवारी भी है। भक्त सर्वस्व है, कार्तिक स्नान है, बैसाख महात्म्य है, तदीय सर्वस्व है। तदीय सर्वस्व यह नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है ना। भक्ति सूत्र वैजयंती है, ये सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद है। तो ये सब आपकी क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। इनको देखिए साथियों, अगर आप नोट कर लेते हैं और समय समय पर जैसे कुछ कुछ समय पर आप इनको दोहराते रहेंगे तो ये याद हो जाएगा। ऐसे ही सोचेंगे कि एक ही दिन में याद हो जाए और जीवन भर याद रहे, तो ये कतई नहीं होगा, कोई नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते, है ना। आप सोच रहे होंगे कि मुझको एकदम सब भर्राटेदार याद है, तो मुझको भी नहीं याद है भाई साहब, है ना। लेकिन इतना जरूर है कि इसको मैंने कई बार रिवाइज कर लिया है और अधिक से अधिक चीज़ें मेरे दिमाग में हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें अभी भी मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन अभी भी मैं रिवीजन करूँगा तो मेरे दिमाग में वो चीज़ें भी आ जाएंगी। 100% किसी का नहीं होता है, चाहे जो हो, है ना। अब भारतेंदु की कुछ विभिन्न शैली, यहाँ पर विभिन्न शैली, जैसे उर्दू का स्यापा, ये स्यापा शैली में लिखा गया है ना। समधिन मधुमास, ये गाली है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गाली भी लिख रहा है ना, समधिन मधुमास के नाम से। प्रातः समीरन जो इन्होंने लिखा है, प्यार छंद में लिखा है। बंदर सभा जो लिखा है, इन्होंने पैरोडी छंद में लिखा है। नए जमाने की मुकरी जो लिखा है, इन्होंने मुकरी छंद में लिखा है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, उर्दू का स्यापा, स्यापा शैली, समधिन मधुमास, ये गाली लिखा गया है ना, तो इसलिए मैंने इसको रख लिया है। और ये देखिए आगे है भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कुछ विशेष तथ्य।
भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कुछ विशेष तथ्य क्या है, इनको पढ़ेंगे समझेंगे, है ना। भारतेंदु पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, ये बात थोड़ा सा याद रखना है। भारतेंदु जो थे ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। भारतेंदु ने अमीर खुसरो की तरह मुकरियां एवं पहेलियां भी लिखी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जैसे अमीर खुसरो मुकरी और पहेली लिखे हैं, वैसे इन्होंने मुकरी एवं पहेलियां भी लिखी है। आगे है भारतेंदु ने 1873 ईस्वी में हिंदी नई चाल में ढली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु ने कब लिखा था? 1873 ईस्वी में लिखा था, जिस समय आपका इनकी एक पत्रिका आई थी, है ना, हरिश्चंद्र मैगनीज के नाम से। हिंदी नई चाल में ढली, है ना, इसको 1873 में लिखा है। हिंदी नई चाल में ढली, ये किसकी कृति है? ये भी पूछा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है ना। आगे दिया गया है कृष्ण भक्ति शाखा में रसखान जी जो है ना, कृष्ण भक्ति शाखा में जो रसखान जी हैं, उनके संदर्भ में भारतेंदु जी ने एक बात कही है। क्या कहा है? इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये। तो ये लाइन किसकी है? इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये, ये लाइन भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। और किसके लिए इन्होंने कहा है? रसखान जी के लिए कहा है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये, ये लाइन किसकी है? ये लाइन किसने कही है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कही है। किसके लिए कही है? रसखान जी के लिए कही है। अब देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने कई बात कही है ना। रामचंद्र शुक्ल जी ने कई बात कही है, 4 बातें कही हैं। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में है, रामचंद्र शुक्ल जी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, भारतेंदु हिंदी में गद्य साहित्य के जन्मदाता हैं। भारतेंदु जी क्या हैं? हिंदी में गद्य साहित्य के जन्मदाता है ना। ये बात कही है किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। दूसरी बात देखिए, भारतेंदु हिंदी में पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं। ये बात थोड़ा सा आपको मैं पीछे भी ले चलूंगा। पुनर्जागरण काल किसने कहा है? पुनर्जागरण काल रामविलास शर्मा जी ने कहा है। पीछे आपने पढ़ा है, पुनर्जागरण काल रामविलास शर्मा जी ने कहा है। लेकिन यहाँ पर पुनर्जागरण के अग्रदूत, ये बात किसने कही है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। यही तो इम्पोर्टेंट होता है ना। रामचंद्र शुक्ल जी ने और क्या कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, इन्होंने तीव्र व्यंग के माध्यम से भारतीयों को अपने प्राचीन गौरव व तत्कालीन दयनीय स्थिति से परिचित करवाया। ये बात रामचंद्र शुक्ल जी भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने क्या किया है? तीव्र व्यंग के माध्यम से भारतीयों को अपने प्राचीन गौरव का तत्कालीन दयनीय स्थिति से परिचित करवाया, है ना। रामचंद्र शुक्ल जी एक बात और कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। क्या कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र नर प्रकृति के कवि हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रामविलास शर्मा जी का देखिए एक कथन है। क्या कथन है? रामविलास शर्मा जी ने कहा है, राजा शिव प्रसाद की भाषा टकसाली और भारतेंदु की भाषा लोकोपयोगी है ना। ये बात किसकी है? रामविलास शर्मा जी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात कौन सी है? इनका स्टेटमेंट कौन सा है? हिंदी में व्यंग के वास्तविक जन्मदाता भारतेंदु ही है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन क्या है? इनका कथन है, कविता में उनके संस्कार और गद्य में उनके विचार दिखते हैं, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कविता में उनके संस्कार और गद्य में उनके विचार दिखते हैं। ये बात कहे हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। इनको ये कथन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, पेन डाउन कर लेंगे तो अच्छा होगा, है ना। अगर आप टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। भारतेंदु जी की महत्वपूर्ण पंक्तियां, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की महत्वपूर्ण पंक्तियां कौन कौन सी हैं साथियों?
तो देखिए इनकी पंक्ति है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं ये के सूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। दूसरी पंक्ति है, तरन तरुजा तक तमाल तरुअर बहु छाय, झूके कुल सो जल परसन हित मनहु समाय। जब अनुप्रास अलंकार की परिभाषा के बाद उदाहरण देने की बात आती है तो अधिकतर लोग यही उदाहरण देते हैं, और ये लाइन किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र की तीसरी पंक्ति जो कि महत्वपूर्ण है, नौ उज्ज्वल जरधार हार हीरक सो सोहत, बिच बिच छहरत बूंद मीन मुक्ता बन मोहत। रोला छंद में लिखा गया है ये, है ना। और चौथा है आपका, अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्यारी। ये लाइन आपकी क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। अब ये देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की और लाइनें, ये कहा है, मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल कर मही करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। है ना। तो ये मुकरी है ना। ये क्या है? मुकरी है। अब ये अगला है, भीतर भीतर सब रस चूसै, हंस हंस के तन मन धन मूसै, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सख सज्जन नहीं अंग्रेज। ये भी मुकरी है उर्दू हाय हाय, कहाँ सिधारी हाय हाय, मेरी प्यारी हाय हाय, मुंशी मुल्ला हाय हाय। ये विरोध कर रहे थे जब, है ना, जब इन्होंने विरोध किया था, हाय हाय उर्दू हाय हाय, है ना, उर्दू का मतलब विरोध किया है, तब की बात है, इन्होंने लिखा है। और श्री राधा माधव युगल चरण का अपने को मस्त बना, पी प्याला भर भर कर कुछ इसमें भी देख मजा। ये लाइन भी आपकी क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। श्री राधा माधव युगल चरण का अपने को मस्त बना, पी प्याला भर भर कर कुछ इसमें भी देख मजा। लगभग सब ही मदिरा पर लिखा गया है ना। तो ये आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र आपके आज साथियों खत्म हुए, और साथ ही साथ भारतेंदु युग से संबंधित आगे कुछ जानकारी दी गई थी। तो हमारा यह वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसके आगे आप लोगों को एक एक कवियों को लेकर के पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए साथियों बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।